बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 22 जुलाई साल 2022 और आज जुमे का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में हैं। बेशक बेशक। शुरू करो मैसेजेस। जी बिल्कुल। पहला मैसेज नजीब ज़ादा का है। कहते हैं मेरा अकाउंट BIPL सिक्योरिटीज़ में था जो कि अब AKD के साथ मर्जर होने जा रहा है। ख़तरा तो कोई नहीं है, मेरे पैसे तो नहीं डूब जाएंगे? नहीं, पैसे भी नहीं डूबेंगे। आपका अकाउंट जो है वो तो, आपके पैसे जो हैं वो तो उसमें पड़े हुए हैं, क्या नाम है उसका यार, सेंट्रल डिपॉजिटरी CDC में पड़े हुए हैं। अब ब्रोकर का रोल वैसे कम रह गया है। नंबर एक, अगर आप प्लेयर हैं ना मार्केट है तो AKD खिलवाएगा आपको बड़ा कमाल का, ठीक है ना। वो जो आपको टिप्स देगा, क्योंकि वो मार्केट का मेकर और ब्रेकर है, ठीक है। मुनाफ अब खैर लीडर है, मार्केट लीडर है, और उसके बाद जो है आरफ भी भाई ज़रा हैं बाहर हो गए हुए हैं। AKD ही बचते हैं नंबर 2 के ऊपर। मेरे कंपनी नीलम के मुताबिक हो सकता है कि ज़्यादा बेहतर हो गया हो जी, ठीक है ना। हाँ, तो मुनाफ साहब जो हैं वो, और उसके बाद AKD। तो AKD साहब जब मार्केट बनाते हैं तो वो फिर, और जो उनके ज़रिए ट्रेड कर रहे होते हैं ज़ाहिर उनको बताया जाता है, वो बाउंड है बताने के, तो वो फिर मतलब लोग कमाते हैं। बस उसमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए, टारगेट रखना चाहिए कि इस शेयर में मुझे इतना गेन होगा तो कम वक्त में मैं एग्ज़िट ले लूँगा। अगर आप इस तरह के टारगेट बना के चलेंगे तो कभी ट्रैप नहीं होंगे। एक शेयर 2 रुपये से चलता है, ठीक है। आपका टारगेट है यार 6 रुपये का होगा ना तो मेरे लिए बहुत है, तो 6 रुपये में फिर निकल जाएँ उसमें से। वो भले 2 रुपये से चल के 24 रुपये से जाए, फिर आपने ना दिल को गम लगाना, ठीक है ना। कोई पता नहीं है कि 24 पे जाके आपको वो ऐसी सट मारे कि आपके 2 रुपये भी उड़ा जाए। और लालच में ही लोग स्टॉक मार्केट में लूज़ करते हैं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। एक बात। दूसरी, इससे हट के बात मैं अर्ज़ कर दूं, और वो बात ये है कि अल्लाह आपका भला करे, जो है वो क्या मैं कह रहा हूँ, हाँ, ऑक्टा FX जो है उसके हवाले से मैं एक अलग व्लॉग करने लगा हूँ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, मेरी राय में आप यार इसके बाद मुझे पता करके बताइएगा कि क्या वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, ऑपरेशनल है कि नहीं, क्योंकि स्टेट बैंक का कहना है कि उन्होंने इस तरह की सारी ऐप जो है वो कर दी हैं। ये काफ़ी सारा पैसा साल का तकरीबन $1.25 अरब पाकिस्तान से बाहर ले जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो बहरहाल इस पर हम अलग एक व्लॉग करेंगे। आगे चलें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन उसामा शेख का, स्टॉक मार्केट गेन कर सकती है आने वाले दिनों में? है यार, मेरा मतलब है कि मैंने आपसे एक बात अर्ज़ की थी 9-10 अप्रैल के दिन कि अक्टूबर तक मार्केट ने ऐसे ही रहना है, और इसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है पोजीशन लेने के लिए, ठीक है। हो सकता है जिन लोगों को हमने अपने टेक्निकल स्टडी की बुनियाद के ऊपर 68 पे एक शेयर सस्ता करके उठवाया हो, अब वो शेयर 42 पे आ जाए, और आप कहेंगे यार इन्होंने क्या कहा था। वो पाया ना, सियासी गैर यकीनी सूरत हाल सी, हमने उसमें कैलकुलेट नहीं ना की हुई थी, हम तो टेक्निकल पे चल रहे थे, ठीक है। तो जो मारूजी हालात होते हैं वो चीज़ों को तब्दील भी कर देते हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं है, ठीक है। वो 42 से उठ के भी फिर जितना नीचे आएगा फिर उतना ही बाउंस भी लेगा, तो होल्ड करके बैठे रहें यार, अपने वतन के ऊपर यकीन करें कि नवंबर तक सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। लेकिन उसमें एक अहम बात यह है कि जो शेयर स्टडी की बुनियाद पे हम खरीदवाते हैं उसको मंदी में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो 68 वाले शेयर की आप बात कर रहे हैं उससे कितना फ़र्क पड़ा? 2 रुपये का, बस 1000 पर नहीं 62 पे आता है, 62 पे आता तो मैं अंधाधुंध खरीदारी ना उसको कर लेता, वो आए ही नहीं। तो इसलिए जिस लेवल के आपने ख़रीदा है, हो सकता है वो शेयर इस वक्त उस लेवल से कम हो, लेकिन घबराने का नहीं है जी। साल एक निकाल जाए, अल्लाह बेहतर कर देगा।
इमरान जावेद कहते हैं दादाजी मुझे तो लगता है कि मिफ्ताह इस्माइल पीटीआई के तर्ज अमल पर चल पड़े हैं। अच्छा, चले आप जो मर्ज़ी कह लें, उनको पहले बड़ी शतरौल हो रही है, आप भी उसमें हिस्सा डाल लें, ठीक है यार। इस वक्त जो है वो सिचुएशन ही ऐसी है, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका है, जिस तरह वो IMF के शिकंजे में कसा हुआ है, मिफ्ता जो हैं कोई बहुत बड़ा उसके पास कोई ना होता तो ऐसे ही होना था। रूटीन के मुताबिक वो इकॉनमी को डील कर रहे हैं, तो फिर उसमें रूटीन में तो यही होता है। या कोई बहुत बड़ी चीज़ आप निकाल के तो ले आए उनके लिए, तो मतलब कि जो उन्होंने पहले प्री प्लान करके रखी हो उस पे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया, कुछ नहीं हुआ, तो फिर यही होना था और यही हो रहा है। जी आगे अच्छा जी, नेक्स्ट मैसेज यासिर खान का है। इन्होंने मुतासिर होकर ना हमारी गुफ्तगू से स्टॉक मार्केट में अकाउंट तो ओपन कर लिया है, आगे आप जिस रहनुमाई की बात कर रहे हैं वो मैस प्लेटफॉर्म पे दी नहीं जा सकती, वो 1-on-1 होती है। वरना हमारे ऊपर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन डंडा लेके चढ़ जाएगा कि यार आप लोगों को इस बारे में मतलब कि बता के तो आप मार्केट की सट्टेबाजी के मुर्तकब हो रहे हैं। ये कानून कहता है जी यही, ठीक है। हम आपको ये तो कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, एक जनरल है, इंटाइसमेंट है, और जनरल जो है वो मेरा मतलब है कि हम आपको कह सकते हैं, लेकिन जब स्पेसिफिकली हम शेयर बताएंगे तो वो स्टेट बैंक का कानून कहता है कि मार्केट की सट्टेबाजी में आ जाता है। जी सलमान अहमद पूछते हैं दादाजी स्टेट बैंक का नहीं, सॉरी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, SECP का, यस SECP। सलमान अहमद कहते हैं ऑनलाइन PhD फ्री हो सकती है? अपना एग्जैक्ट को ले लो डिग्री, फ्री तो नहीं होंगी, एग्जैक्ट ਤੁਹਾਨੂੰ डिग्री बेच देगा, लेकिन $100 ਦੀ ਦੇ ਦੇਗਾ। लेकिन बात यह है कि मलेशिया की कुछ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਖਾਕ ਸਾਲ। लेकिन मलेशिया में कई यूनिवर्सिटियां ऑनलाइन डिग्री करवा रही हैं, मैंने कुछ लोगों को इनरोल देखा है, लेकिन वो फीस ज़रूर लेते हैं। वो फीस लेते हैं, फ्री नहीं हो सकती। फ्री नहीं हो ऑनलाइन तो होता ही कमर्शियल वेंचर है मेरे भाई जी, वो क्यों फ्री ऑफर करेगा। लेकिन मैं आपको एक इससे बड़ी बात ना बताऊं जी बताइए भाई, मेरी बात सुन। स्पेन के अंदर 125 साल पुरानी यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसके यहाँ PhD में अपने आप को इनरोल करवाएं, मेरा ख्याल है €1000 लगता है, ठीक हो गया। स्पेन के आपको साल का एक चक्कर लगाना पड़ेगा। हमारे एक दोस्त ने की है, अभी रिसेंटली मुकम्मल हुई है, उनको हमने उसकी मुबारकबाद भी दी, ठीक है। यहाँ पे वो कर रहे थे नौकरी, ठीक। अब मैं आपको तरीकाकार बताने लगा हूँ जो कोई नहीं आपको बताएगा। €1000 फीस थी, अब 2 लाख रुपये हो गए। हाँ जी, 2.25 लाख हो गया। 2.25 लाख रुपये फीस है। उसके बाद आप वहाँ पे जाते हैं, पहले आप अपना वो थीसिस वगैरह, वो जो है ट्रांसक्रिप्शन वगैरह, वो वहाँ पे जमा करवाते हैं, उसमें कता बुरीद होती है, फिर वो अप्रूव हो जाती। फिर आप वहाँ पे चले जाते हैं, वो आपको बुलाएंगे, आपसे पूरी 15 एक दिन आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ क्लासेस, सेमिनार आप अटेंड करेंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद इससे पहले आपका और आपकी फैमिली का 4 साल का वीज़ा लग जाएगा स्पेन का, ठीक हो गया। जो आपने अपनी रिसर्च प्रपोजल बनानी है, उसके अंदर आपने लिखना है, आपने ज़ाहिर पाकिस्तान के किसी मरूजी हालात पे काम करना है ना। 15 दिन के बाद आप उन्हें कहेंगे जी डाटा तो मैंने पाकिस्तान से इकट्ठा करना है, अब वापस आ जाते हैं। उसके बाद आप ऑनलाइन अपने जो सुपरवाइज़र है उसके साथ आप राब्ते में रहते हैं, और साल के बाद आपको जाना है वहाँ पे, ठीक है, और अपना सारा वो जो रिसर्च आपने साल में की हुई है वो पेश करनी है। वो हमारे दोस्त क्या करते थे कि वो बच्चों को ला लेते थे साथ में, फैमिली टूर पे जा रहे हैं 15 एक दिन का उनका स्टे होता था, यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में स्टे मिल जाता था। वो सेमिनार भी साथ में करते रहते थे, रात को बच्चों को लेके स्पेन की सैर भी करवाते रहते थे, ठीक है। और ये सिर्फ स्पेन तक नहीं है, चूँकि ये हुआ है हमारी आंखों के सामने, तो वो फिर 15 एक दिन के बाद वो बच्चों को वहाँ पे सैर वैर करवा के तो 20 एक दिन के बाद घर तशरीफ़ ले आते थे। और चौथे साल जाके उनकी नहीं, तीसरे साल PhD जो थी वो उन्होंने जाके उसका डिफेंस किया, और माशाल्लाह डॉक्टरेट की डिग्री उन्हें रेड वो गाउन जो है उसके अंदर पहना दी गई। तो ये एक तरीका हो सकता है। साल की कोई 2-1 लाख रुपया उनकी फ़ीस होती है, ठीक है। और रहाइश आपको मुफ्त में, तकरीबन मुफ्त ही मिल जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से जब भी आप जाएंगे। तो उसके बाद टिकट है स्पेन का, कितने का होगा? 1.5 लाख रुपए में मिल जाएगा। 1.5 लाख का है। वो फैमिलीज में जाते थे तो उनका कोई
10 लाख रुपया साल का खर्चा हो जाया करता था। ठीक, आप ना जाइएगा फैमिली समेत, आप सस्ती एयरलाइन पकड़ लीजिएगा, ठीक है ना, क्या ख्याल है? आपको सस्ती एयरलाइन पकड़ लीजिएगा जिसमें 1.5 लाख की बजाय 75,000 का टिकट हो, और 6 महीने पहले बुक करवाएंगे तो हो सकता है इससे भी सस्ता टिकट आपको मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें करके, तो हमारे दोस्त को वो जो पड़ी है, अगर सिर्फ PhD की बात की जाए तो वो तकरीबन उन्हें कोई 5-5.5 लाख रुपए में पड़ गई है। ये प्रपोजिशन है कि आप वहाँ पे ना होते हुए भी आप PhD कर सकते हैं जी। और मैं एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, ये एग्जैक्ट वाली डिग्री की बात नहीं कर रहा। ठीक हो गया, आगे चलो। ये शेर आपके पास पढ़ा हुआ है ना? केड़ा कि भेज दिया? हाँ, पढ़ा हुआ है। पढ़ा है। 28 को इसकी 28 जुलाई को इसकी मीटिंग आ रही है। दादाजी ने 17 अरब रुपया ज़्यादा कमाया है पिछले रेवेन्यू से। अच्छा चलो, इसका मतलब ज़्यादा पैसे देगा, दे सकता है, क्या ख्याल है? चलें, हो सकता है। मोहम्मद दानियाल पूछते हैं, दादाजी मैंने पाकिस्तान की जितनी भी हिस्ट्री पढ़ी और उसकी जांच पड़ताल की, मैं ये समझा हूँ, वैसे जो आप समझे हैं ना, वो दादाजी ने 2008 में कंक्लूड कर दिया था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जब टेक ऑफ करने लगती है तो कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ की टांग खींच देता है। ये दादाजी का बहुत पुराना तजिया है। रेगुलर है ना पाकिस्तान की, ये रेगुलर फिनोमिना है, ये हमने बहुत पहले तजिया कर दिया था। है यार, हम ना अपने इस थॉट प्रोसेस के अंदर जो हम करते रहते हैं, अपने हाजरीन को भी शरीक करें। हम सोच रहे हैं कि दादा पोता शो को लाइव कर दिया जाए, ठीक है? सुबह जब आप गाड़ियों में जाएं और आप मोबाइल पे हमारा फ़ोन सुन और देख रहे हों, मतलब प्रोग्राम, तो हम लाइव किया करें, ठीक है? उस हवाले से हमारे जो टेक्निकल के इंचार्ज हैं जनाब रिजवान साहब, उन्होंने बता दिया है कि जनाब इंस्ट्रूमेंट आएगा ताइवान से 77 वर्किंग डेज में। और वो इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो हो सकता है कि हम हर सुबह आपके मत्थे आके बजें फ्रेश खबरों के साथ और ये रिकॉर्डिंग का झंझट ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर रहा हूँ ताकि फड़े ना जाइए फिर कितने हैं, गुस्से से आ जाइए। लेकिन नहीं, हम जिम्मेदार हैं, लोग हैं, तो हम बड़ी एहतियात के साथ चला करेंगे। मैं बड़े अरसे से ये कह रहा था कि यार ये इस तरह का कोई काम कर लिया जाए, ताकि पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया, अफोर्डेबिलिटी की लिमिट से बाहर चला गया, ठीक है? ऑफिस का किराया कंट्रोल नहीं हो रहा, ऑफिस का किराया कंट्रोल नहीं हो रहा, तो रही। बंदा अपने आप को कंट्रोल कर ले, फिर अपने रिसोर्सेज को थोड़ा सा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की तरफ ले जाए, ठीक है ना? तो यकीनन आपको मज़ा आएगा लाइव प्रोग्राम सुन के, क्योंकि दादा पोता शो हिट ही इस बुनियाद पे हुआ था कि ये लाइव हुआ करता था। बस मुझे थोड़ा सा डर है कि क्वालिटी शायद कंप्रोमाइज़ होगी। क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, लेकिन ऑडियो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने चलते हुए सुन रहे होना है, ठीक है? मेरी शक्ल चिकीली है तुम तो खूबसूरत आदमी हो। नहीं दादाजी, हैं? ये गलतफहमी कभी भी नहीं हुई। नहीं, आप थोड़ी सी नाक की अगर अपने ज़रा थोड़ी सी वो सर्जरी कर, लबनान जाना पड़ेगा उसके लिए। बहुत खूबसूरत आदमी हो आप। तो मेरा मतलब है कि मेरी शक्ल तुसी की वेखना है। वीडियो क्वालिटी भले डिस्टर्ब हो जाए, कोशिश करेंगे कि ऑडियो क्वालिटी डिस्टर्ब ना हो। राइट, ठीक है। अच्छा, अब ज़ियाउर रहमान का मैसेज है, कहते हैं मिलर ट्रैक्टर क्या करने जा रहा है? कैपिटल बड़ा भाईजान, हर चीज़ महंगी हो गई, पैसे चाहिए कंपनियों को, लोग स्टॉक मार्केट से पैसे उठा रहे हैं। हाँ, आपने जो नोटिस पढ़ा और आपको समझ नहीं आई, उसकी तर्जुमा ये है उन्हें पैसे चाहिए। बिल्कुल, वो पैसा उठा रहे हैं, बैंकों ने पैसा महंगा कर दिया तो उन्होंने कहा मार्केट से चुक लेने। और जितनी ट्रैक्टर की प्राइस पिछले 1 साल के दौरान बढ़ी है, मेरा ख्याल है पिछले 20 साल में भी इतनी नहीं बढ़ी। नहीं बढ़ी। तो आपके सामने ही है, पार्ट्स महंगे हो गए, चीज़ें महंगी हो गई। अच्छा जी, इमरान जावेद कहते हैं मैंने 2 महीने पहले PSO का शेयर ख़रीदा था, लेकिन उसके बाद उसने 169 क्रॉस नहीं किया भाईजान। अभी पिछले हफ्ते वो 182 लगा के आया है। मेरा मार्केट को रेगुलर नहीं, शायद आप या मैसेज नहीं देखते आप, या फिर या आप मार्केट को नहीं देखते, या मैसेज पुराना है, दोनों में से एक बात है जी। हाँ ज़ाहिर, मैं भी मैसेज पढ़ने में काफ़ी पीछे हूँ। साउथ जंजुआ कहते हैं दादाजी फरमाइए, जब भी बजट आता है तो लोग एजुकेशन के बजट को डिफेंस के बजट के साथ जोड़ के क्यों देखते हैं, जबकि एजुकेशन एक प्रोविंशियल मैटर है और डिफेंस जो है वो एक तनकीद पर है, तनकीद करने के लिए, और तो कोई वजह नहीं होती ना, ठीक है? और वैसे भी वफाक के अंदर जो एजुकेशन के लिए पैसा है वो तो वफाकी इदारे के लिए रखा जाता है ना जी। तो वफाक का इदारा है ही इतना सा छोटा सा, वफाक का एरिया जो है,
تو وہ مطلب اس بہانے پھر فوج کو گالی نکالنے میں آسانی ہو جاتی ہے. حالانکہ ہیلتھ جو ہے وہ پروونشل میٹر ہے تو اس کو پروونسز کے حوالے سے دیکھنا چاہیے. ویسے ہمارا اتنا کوئی زیادہ بجٹ ہوتا نہیں ہے ہیلتھ کا, لیکن پھر بھی بہرحال یار ایپل کو ایپل کے ساتھ کمپیئر ہونا چاہیے نا. جی ٹھیک ہے جی. نیکسٹ میسج. ٹھیک ہے, سیاسی میسیج اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں. اور سہیل انور کہتے ہیں کہ وسیم بھائی نے ایک پروگرام میں HBL کا شیئر ریکمینڈ کیا تھا لیکن وہ گریجولی ڈکریز ہوتا گیا. بھائی جان جب میں نے ریکمینڈ کیا تھا اس کے بعد امریکہ میں ان پہ کیس پڑا تھا HBL پہ, وہاں سے رولا سٹارٹ ہو گیا. اور آپ کی بائنگ 108 کیا تو 108 پہ تو اب بھی چل رہا ہے, اور اس کے ارد گرد ہی رہنا اس. ہاں, پلس ڈیویڈنڈ جو اس دوران آپ کو ملے وہ الگ 17.5% کا ڈیویڈنڈ وہ کوارٹرلی تو دے رہا ہے نا, تو 7 روپے وہ سال کے دے رہا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ 108 والا شیئر پچھلے 1 سال میں یا پچھلے 2 سال میں آپ کو کتنے کا رہ گیا, 90 روپے میں پڑ گیا آپ کو شیئر, یا 92 روپے میں. قوم مطمئن نہیں ہوتی. میں نے یہ دادا پوتا شو میں پہلے بھی بات کی تھی. ایک بندہ روتا پیٹتا آ گیا کہ میرے اسٹاک مارکیٹ میں لاس ہو گیا. جب میں نے کیلکولیٹ کیا وہ 35% پروفٹ میں تھا. پھر اس نے مجھے روٹی بھی کھلائی اچھے ریسٹورینٹ سے. میں نے کہا اب ٹھیک ہے, اب اس کی تسلی ہو گئی. اچھا جی. نیئر بٹ کہتے ہیں دادا جی آپ کا کمپلیٹ انالیسز اکانومی پر جو ہوتا ہے اس سے ہمیشہ ہی گائیڈنس ملتی ہے, تھینک یو ویری مچ. اور کہتے ہیں ایران اور وینیزویلا کا آئل اگر مارکیٹ میں کھل کر آ گیا تو اس سے آئل پرائسز کو کیا فرق پڑے گا اور پاکستان کا کیا بھلا ہوگا؟ اگلے سال کے لیے جو ایوریج پرائس میرا خیال ہے نکالی ہے دنیا کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں جو کہ 150 کی پریڈکشن کر رہی تھی, انہوں نے معذرت کی کہ جناب ہماری کیلکولیشن غلط ہو گئی. اب یہ اگلے سال 1 سال 2023 کا جو سال ہے اس میں جو اوسط قیمت ہوگی پٹرول کی, وہ میں بھول رہا ہوں 2 فگر مکس کر رہا ہوں, یا $68 پر بیرل, 65 کی بات کی ہے, 65 ہاں وہ امریکن جو بینک ہے, ہاں وہ $65-68 ایٹ این ایوریج ہوگی پرائس. مطلب 65 کو بینچ مارک کسی مہینے 55 پہ بھی جا سکتا ہے اور کسی مہینے 80 پہ بھی آ سکتا ہے. تو ایوریج پرائس جو سال کی نکلے گی وہ $75 ہوگی. ہمیں کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ اگر ہمارا کرنسی سٹیبل رہتی تو ہمیں اپنے پیٹرول پرائسز کے اندر کچھ کمی نظر آ سکتی تھی, لیکن چونکہ اب کرنسی سٹیبل نہیں ہے تو وہ اس لیے ہمیں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. ہمیں 250 روپے کے اوپر ہی ڈالر کے 250 روپے فی لیٹر کے اوپر ہی بھگتنا پڑے گا. اس لیے تو پائن آن لائن کرنٹ کا پروگرام بنانے لگے ہیں. جی آگے چل جی. نیکسٹ میسیج پہ چلتے ہیں, اور نیکسٹ میسیج میرے پاس موجود ہے, بے نامی ہے. دادا جی ہاؤسنگ سوسائٹیز بڑھتی چلی جا رہی ہیں, کیا پاکستان میں پراپرٹی کا کام ہی منافع بخش رہ گیا؟ اگر ہاں تو ہم بھی یہی کام کر لیں. ہاں مطلب کہ میں آپ کو یہ سجیسٹ تو نہیں کر سکتا کہ یہی کام رہ گیا ہے, لیکن دنیا بھر کے اندر دستور ہے کہ لوگ کماتے ہیں اور بڑی بڑی بلڈنگوں میں اور ہاؤسز کے اندر انویسٹ کرتے ہیں. کماتے کہاں سے ہیں؟ وہ بہرحال مینوفیکچرنگ اور ٹریڈ سے کماتے ہیں. لیکن اگر مینوفیکچرنگ اور ٹریڈ نہ رہے اور آپ اس کے باوجود بھی ہاؤسنگ کے اندر انویسٹ کرتے جائیں تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ آپ کی اکانومی کا رگڑا نکل جائے گا. تو میں ان لوگوں میں شمار نہیں ہونا چاہ رہا کہ جو اپنی اکانومی کا رگڑا نکالنے کے لیے آپ کو ایڈوائز کر رہے ہوں. یس پروفیٹیرنگ یہی رہ گیا اب اس وقت, کیونکہ مینوفیکچرنگ کو ہم نے مختلف چیزوں سے مار دیا ہے اور ہمارا مینوفیکچرر جو ہے وہ بڑی ہی مشکل سے اب ان ورڈ اکانومی کے اوپر زیادہ آ گیا. یعنی کہ آپ اندازہ فرمائیں کہ نشاط لینن والوں کی سب سے بڑی مارکیٹ پاکستان میں ہونا چاہیے, لیکن وہ تو ایکسپورٹ کیا کرتے تھے یار. 400-450 ملین ڈالر سے گروپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ اوپر نہیں اٹھ پا رہی. اب مجھے کریکٹ کیا جائے اگر میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں, حالانکہ اسے بلینز آف ڈالر میں ہونا چاہیے تھا, جس لیول کی ان کے پاس کرافٹس مین شپ ہے, جس لیول کی ان کی مشینری ہے, اور انہیں تو اپنی پروڈکٹ کو فورن بائر کے لیے بنانا چاہیے تھا. وہ لیکن پایا نا جی ڈومیسٹک مارکیٹ 10-12 ارب ڈالر کی 10-12 ارب ڈالر کی یہ وائل اور کیا اس کو کہتے ہیں لانز اور ان کی ڈیولپ ہو گئی ہے. وہ اس مارکیٹ کو کیوں چھوڑیں؟ اگر چھوڑیں گے تو باہر سے کوئی آ جائے گا اس کو فل کرنے کے لیے. اور انڈیا جاتی تھی پاکستان کی لان, ابھی بھی جاتی. اب انڈینز نے خود اس طرح کی مشینیں لگانی شروع کر دی ہیں اور مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی ہمارے مقابلے میں آ جائیں گے. اور لیکن یہ ہے کہ وہ اس مارکیٹ کو کیوں چھوڑتے؟ تو انہوں نے ڈومیسٹک مارکیٹ کو پوری طرح ایکسپلائٹ کیا, ایکسپورٹ کی طرف سے ان کی فگرز وہی رہ گئے.
لیکن وہ بڑے نہیں ہیں. ڈومیسٹک میں وہ ہیویلی بڑے ہیں. جی یہ سفائر ہو گیا, یہ میاں صاحب ہو گئے, شیخ عبداللہ صاحب ہو گئے ادھر, تو اپنا وہ جو ستارہ والے ہو گئے اپنے ادریس صاحب, ان سب نے ڈومیسٹک مارکیٹ کو ٹارگٹ کر لیا نا. ڈن. اگلا میسج اسامہ شیخ, اور اسامہ نے بھی یہ سجیشن دی ہے کہ شو ذرا سپیڈ میں کیا کریں, پیس تیز ہونی چاہیے, میرا بھی یہ خیال ہے. انشاءاللہ آئندہ ہوا کرے گی. جب ہم لائیو جائیں گے تو پھر دیکھیے گا کیسے. ہاں جی آخری میسج میرے پاس موجود ہے انڈیا سے نتن کمار کا. کہتے ہیں اچھا دادا پوتا شو سن کے یہ اسٹاک مارکیٹ پہ لگ گیا, بتائیں. تو جی انڈیا لوگوں نے اسٹاک مارکیٹ تے لا دیتا یار. یعنی آپ اندازہ کریں یہ وہ مطلب کہ بدقسمت قوم ہے کہ ہم نے پروگرام ٹارگٹ کیا ہوا ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے. ہم انڈین اکانومی کا انالیسز نہیں کرتے, ٹھیک ہے, اگرچہ کر سکتے ہیں لیکن اگرچہ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے کہ یار پاکستان کی اکانومی کا بھی تو انالیسز ہونا چاہیے اور کچھ لوگوں کو گائیڈ لائن ملنی چاہیے. پاکستان میں لوگوں نے نہیں کیا, وہ لگ گیا. اچھا دوسری بات آپ نے مجھ سے پوچھی نتن نے کہ پاکستان میں فیوچر ٹریڈنگ اور آپشن ٹریڈنگ ہوتی ہے. یس اویلیبل اسٹاک میں بھی ہوتی ہے اور نیشنل کموڈٹی ایکسچینج میں بھی پیمیکس ہوتی ہے. میں. یس پاکستان. اور میں آپ کو عرض کروں کہ نیشنل کموڈٹی ایکسچینج جو ہے وہ آگے گزر چکا ہوا ہے پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے والیوم اور ویلیو کے حوالے سے. بڑی مارکیٹ ہے, وہ بڑی مارکیٹ بن گئی ہوئی ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی نسبت, ٹھیک ہے. لیکن ہم وہاں پہ لوگوں کو جانے سے ڈسکریج کرتے ہیں, اس لیے کرتے ہیں کہ جی بات کریں. فوریکس کی مارکیٹ کے اندر جو ہوتا ہے وہ ایک انویسٹر کی ایوریج ایج 38 ڈیز ہے. جی 38 دن میں بندہ پھانک ہو کے مارکیٹ سے نکل جاتا ہے اگر وہ درست نہیں کھیلے گا تو. اگر وہ درست نہیں اگر سیدھا کھیلے گا, میجورٹی جو ہے وہ درست نہیں کھیلتی, اسی لیے مائنورٹی گین کرتی ہے نا. تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ اس پہ جائیں. یار آپ کو موٹر سائیکل چلانا نہیں آتا اور پہلے دن ہی آپ ایک پہیے پہ چلانے کی کوشش کریں گے تو پھر سیر ہی پھٹے گا. جی جان سے جائیں گے, لات ہی ٹوٹے گی, ٹھیک ہے نا, ساری عمر کے لیے اپاہج ہوں گے. تو میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو. لیکن پاکستانی ناظرین سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ اس کا لیول چیک کریں. وہ دادا پوتا شو سن کے اسٹاک مارکیٹ کی طرف راغب ہوا ہے نتن انڈیا سے, وہ فیوچر اور آپشن ٹریڈنگ کا سوچ رہا ہے, اس کا لیول چیک کریں. ایتھے یہی پوچھ رہے ہیں یار کسی شیئر اکاؤنٹ کس طرح کھلائیے, اکاؤنٹ کس طرح کھلائیے, کوئی دیہڑی تے لواؤ نا سر جی, کچھ اکاؤنٹ دسو جس میں دیہڑی لگ جائے, ٹھیک ہے. بلڈ اپ کرے بس, ختم ہو گیا. اور 10 روپے مارکیٹ میں ڈال کے 22 روپے کا ایسٹ ہولڈ کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے میں نے لاس ہو گیا. جی ٹھیک ہے, بس یہ اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی بھی توفیق عطا کرے, جو کہ ہم کرتے ہیں اپنی صحیح کے مطابق, کوشش کے مطابق, اور آپ کو بھی آسانیاں لوگوں میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو اور یہ اسپیشل پروگرام جو کہ آپ کی فیڈ بیک پر مشتمل تھا آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.